आगे बढ़ते हैं बच्चों और करते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व हमारे MHTCT के लिए। लेट्स सी आगे क्या क्वेश्चन है। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट्स I1 and I2 when I1 and I2 are in the same direction. The magnetic field midway between the wires is 20 microtesla. मतलब I1 I2 अगर सेम डायरेक्शन में है, मान लो दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है और बीच में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। तो बीच में ढूंढना है, इसका मतलब दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस d है तो दोनों d/2 हो जाएगा, है ना। ये भी d/2 होगा, ये भी d/2 होगा डिस्टेंस यहाँ से बीच में। अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बस वैल्यूज बदल दिया गया है। तो ये आपका करंट मान लो ऊपर की ओर, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर घुसेगा, इसका ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो यहाँ से अंदर घुसेगा, इस वाले का अंदर घुसेगा, और यहाँ अगर आप देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इस वाले का बाहर आएगा। मतलब इस वाले का कैसा हो रहा, राइट लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा ऐसे, तो यहाँ से घुसेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इस वाले पॉइंट पे बाहर निकलेगा। तो B1 और B2 में B1 बाहर आ रहा है, सॉरी B1 अंदर जा रहा है, B2 बाहर आ रहा है। I1 बड़ा है, I1 अगर बड़ा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ा होगा। I1 इज ग्रेटर देन I2, इसका मतलब B1 इज ग्रेटर देन B2। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस बीच में यहाँ पे फिलहाल के लिए इस सिचुएशन में B1 प्लस B2 हो जाएगा, सॉरी B1 माइनस B2 हो जाएगा। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्यों बताओ? क्योंकि B1 बाहर आ रहा है, B2 अंदर जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएंगे। B1 बड़ा है तो B1 में से B2 माइनस करेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इन्होंने दे के रखा है। When I1 and I2 are in the same direction, यही सिचुएशन, द मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन द वायर्स इज 20 माइक्रोटेस्ला। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका 20 माइक्रोटेस्ला हो गया। इफ द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स्ड, द फील्ड बिकम्स 50 माइक्रोटेस्ला। अब अगर मान लो इसको रिवर्स कर दिया, I2 को, I2 रिवर्स कर दिया, बाकी I1 वहीं रहने वाला है। तो अब इस केस में देखो क्या होगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था B1, तो वो तो वैसे रहने वाला है। अब क्योंकि आपने I2 को रिवर्स कर दिया तो करंट उल्टा हो गया, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो जाएगा। अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यहाँ से अंदर घुसेगा, यहाँ बाहर आएगा, तो ये भी अंदर घुस रहा है। अब इसका जो B2 है, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अंदर ही घुसेगा, दोनों अंदर ही घुस रहे हैं, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। इस सिचुएशन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ रहा है, अब का टोटल मैग्नेटिक फील्ड 50 माइक्रोटेस्ला आ रहा है यहाँ पे, तो ये 50 माइक्रोटेस्ला हो जाएगा। आपको रेशियो ढूंढना है I1/I2 से। तो ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दो, B1 प्लस B2 अपॉन B1 माइनस B2। आप रेशियो ढूंढ लो, काम हो जाएगा आपका। 50/20 हो जाएगा, 50/20 दैट इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से आप 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2B1 प्लस 2B2 और 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 5B1 माइनस 5B2। तो B1 इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ ले आओ, तो 5B2 प्लस 2B2 इज इक्वल टू 5B1, और ये वहाँ जाके माइनस आ जाएगा 2B1, कितना हो जाएगा 7B2 इज इक्वल टू 3B1। तो B1/B2 आपको मिल जाएगा 7/3। अब देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे हम लोग को करंट का रिलेशन चाहिए था ना। तो मैग्नेटिक फील्ड B1/B2 क्या होगा बताओ, B1/B2 इज इक्वल टू μ0 I1/2 पाई। देखो B1 जो है वो d/2 डिस्टेंस पे है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर से अगर आप d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो μ0 I/2 पाई d होता है। तो μ0 I1/2 पाई, और ये डिस्टेंस कितना है, d/2, इसका भी d/2, उसका भी d/2, तो μ0 I/2 पाई d/2 हो जाएगा, और B2 के लिए भी μ0 I2/2 पाई d/2 हो जाएगा। तो सब कैंसल आउट हो जाएगा, बस I1 और I2 बचेगा। तो B1/B2 इज इक्वल टू I1/I2, और B1/B2 हम ढूंढ चुके ऑलरेडी 7/3, सो दैट इज इक्वल टू 7/3। तो 7/3 आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, a circular coil having n turns each of radius r carries a current I. The magnetic field at a distance x is equal to √15
from its center, 15 r from its center along the axis of the coil is. Axial magnetic field पूछा गया है एक्सिस पे at a distance x जिसका वैल्यू देके रखा है 15 r, आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, अब यहाँ पे स्मॉल आर दिया हुआ है तो हम स्मॉल आर ले लेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज़्यादा रहा तो आपको नंबर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे n टर्न्स है तो हमें इसे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका देखो क्या हो जाएगा, x की जगह पे रूट ऑफ 15r डालना है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस, अब x की जगह पे रूट ऑफ 15 डालोगे तो रूट ऑफ 15 का स्क्वायर करोगे तो 15r स्क्वायर हो जाएगा, रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 15 और r स्क्वायर का r स्क्वायर हो जाएगा, रेज टू 3/2। सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2, देखो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, 16r स्क्वायर रेज टू 3/2। अब ये क्या होगा, देखो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2, 16 4 का स्क्वायर होता है तो इसको पूरा आप 4r लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो, मतलब मैंने 4 को भी अंदर डाल दिया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस पूरे पार्ट का 3/2 कर दो आप पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2, 4r का पावर 2 तो था ही, अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2। अब 4 का पावर देखो, 4r का पावर 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, so that is equal to म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 से 16, 4 से 64 और r क्यूब हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर और एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट एन आई आर ऊपर बचेगा और नीचे 128r हो जाएगा, यही आपका आंसर है। 128 ढूंढ लो यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 128r, एक सेकंड ऊपर का r गया ना, ये पूरा r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सॉरी म्यू नॉट एन आई बचेगा बस, म्यू नॉट एन आई अपॉन 128r, ऑप्शन डी आपका सही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। A metallic wire is bent into shape as shown in the figure and it carries a current I। अब ये फिगर तो दिखा ही नहीं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, देखो फिगर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे फिगर कुछ ऐसे 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 और ऐसे है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस a है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस a है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डिस्टेंस a है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी a है, बीच बीच में गैप छोड़ा हुआ है ऐसे, और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। उल्टा कर दिया मैंने, करंट गड़बड़ कर दिया, रुको रुको रुको। करंट आपका जो जा रहा है वो ऐसे 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 और ऐसे जा रहा है, ओके। ये एंगल थीटा है आपका और ये पॉइंट O है, ये आपका बस बनाया हुआ है और तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। A metallic wire is bent into the shape as shown in the figure and it carries a current I। ठीक है, करंट I इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। All three circular arcs of radius A, अब देखो ये सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस A है, दूसरा सर्कुलर आर्क ये हो गया। अब इसका आप रेडियस देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इसका रेडियस आपका 2a हो जाएगा। जो सेकंड सर्कुलर आर्क है उसका रेडियस आपका 2a हो जाएगा, 2a यहाँ से लेकर यहाँ तक। और तीसरा सर्कुलर आर्क जो है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये a 2a और 3a, a 2a 3a ऐसा है, ठीक है। हैव कॉमन सेंटर O, हाँ सबका कॉमन सेंटर है O, कॉमन सेंटर है सबका। द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O नॉर्मली इनवर्ड, O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये पूछा गया है। अब आपको देखना होगा यहाँ पे 3 आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखो
ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो आपका स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके लाइन में अगर पॉइंट आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है उसी के लाइन में अगर किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो उस स्ट्रेट वायर के वजह से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। तो आप देखोगे कि 3 स्ट्रेट वायर्स आपको यहाँ 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 दिखेगा, लेकिन तीनों के लाइन में ही पॉइंट ओ आ रहा है। तो इस स्ट्रेट वायर के वजह से कहीं तीनों के वजह से भी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों के लाइन में ही पॉइंट ए आ जा रहा है। तो पॉइंट ए पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो सिर्फ इस आर्क और इस आर्क की वजह से। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपको तीनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। अगर डायरेक्शन इक्वल है तो ऐड कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर दो। पहले छोटे वाले आर्क का देखते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 ले लेते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड B3 ले लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो करंट क्या कैसे करोगे, ऐसे नहीं ऐसे, क्या हो रहा है यार, करंट आपका ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जा रहा है। देखो एक्चुअली करंट आपका कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना करंट, तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। समझ रहे हो कि नहीं, करंट आपका ऐसे जा रहा है, राइट, देखो इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा। तो B1 आप याद रखना अंदर की ओर जा रहा है, इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। B2 राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये बाहर की ओर देगा। और B3 जो है अगेन आपका क्लॉकवाइज करंट ऐसे घूम रहा है, तो ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर देगा। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की बात कर रहे हो अंदर की ओर, तो अंदर की ओर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, अंदर की ओर एक तो ये लग रहा है B1 और B3, तो B1 और B3 को आप ऐड करोगे, B1 प्लस B3, लेकिन क्योंकि B2 बाहर की ओर आ रहा है तो इसको आपको माइनस करना होगा, माइनस B2, और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड का आर्क की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू थीटा। तो पहले B1 का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4πr, अब इसका रेडियस क्या है B1 के लिए, A है, तो A इंटू थीटा, प्लस थीटा सबके लिए सेम होगा, देखो तीनों के लिए थीटा का वैल्यू तो सेम होगा। दूसरा B3 देखते हैं, इसके लिए 3A हो जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन 4π इंटू 3A इंटू थीटा, माइनस B2 क्या होगा बताओ, इसका रेडियस 2A है, तो म्यू नॉट I अपॉन 4π 2A इंटू थीटा। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, कुछ तो कॉमन ले लो, जो जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकलो, म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4πA, ये सब कॉमन हो जाएगा। तो म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4π इधर बचेगा 1, प्लस म्यू नॉट I थीटा अपॉन 4π इधर बचेगा 1/3, माइनस यहाँ पे बचेगा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 2 का इसको ऐड कर लो, ऐड करना आता है ना, LCM 6 आता है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे साइड में तो 6 प्लस 3 2 से 2 माइनस 3 अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये ऐड कर लेना अपने हिसाब से, तो मैं ऐड करना आता है ना भाई, ऐड सब्ट्रैक्ट करने, हाँ, तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। तो ये आपका ये वाला पार्ट जो है 5/6 हो जाएगा। 5/6 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 ऊपर 5 म्यू नॉट I थीटा अपॉन नीचे 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा, 6 4 से 24 पाई, 5 म्यू नॉट I थीटा अपॉन 24 पाई। आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। A current of 5 ampere is passed through a straight wire of length 6 centimeter. Then the magnetic induction at a point 5 centimeter from either end of the wire on the same side. ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया भाई, ये तो फाइनाइट वायर का क्वेश्चन पूछ दिया। देखो ये आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों, अब एग्जाम में हो सकता है डाल दिया हो या फिर बुक में पता नहीं अलग से डाल दिया हो, आई एम नॉट श्योर। जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स वाला क्वेश्चन है ये, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि सीटी वालों ने ये डाला है कि नहीं डाला है, क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस है। आपको फाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़ाया गया है, तो अब रूल तो यही कहता है कि आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उस सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे। पर खैर ये क्वेश्चंस JEE या नीट में पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो मैं आपको बता देता हूँ इन केस अगर कुछ ऐसा भी होता है आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए कुछ,
पर आपको जाना नहीं चाहिए उस हिसाब से आउट ऑफ द सिलेबस। देखो क्या होता है ना कि अगर फाइनाइट वायर, हम तो इनफाइनाइट वायर का पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट वायर रहेगा तो अगर मैं r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। लेकिन अगर वायर फाइनाइट रहा, मान लो फाइनाइट वायर है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको देखना है कि ऊपर से ये कितना एंगल बन रहा है, ये वाला, इसको आप θ1 डाल दो, और ये आपका जो एंगल है इसको θ2 डाल दो। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा μ0I/4πr ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू। अब इसके थ्रू करंट 5 एम्पियर पास हो रहा है, तो करंट का वैल्यू 5 एम्पियर दिया हुआ है। स्ट्रेट वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ, अब 6 सेंटीमीटर लेंथ बोला गया है, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द वायर, फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द वायर, मतलब यहाँ ये पॉइंट जो है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोला गया है वो दोनों एंड से, इस एंड से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वही बोल रहा है ना, हाँ 5 सेंटीमीटर, पूरा ये पूरा 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इस एंड से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये दोनों डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर ये 5 है और ये भी 5 है, इसका मतलब हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बीचों बीच है, ये बीचों बीच इसको हम, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली बीचों बीच रहोगे तो ही ऊपर से और नीचे से सेम डिस्टेंस आपका आएगा, और टोटल क्योंकि 6 सेंटीमीटर है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो फिर ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब ये राइट एंगल है, आप लोगों को पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करते हो ऊपर वाले में या नीचे वाले में, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है ना, दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो आप ये निकालोगे तो आपको अपने आप 4 आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नाउ सी, इसको सॉल्व कर लो आप, μ0I/4πr, r मतलब ये वाला डिस्टेंस, दिस इज r, r यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4 आ गया आपका, मतलब r का वैल्यू, मतलब ये डिस्टेंस, r का वैल्यू यहाँ पे इस तरह से 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो सारा सेंटीमीटर में ही दे के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड गॉस टेस्ला ने दिया हुआ है, तो आप एक काम करो, sin θ1 sin θ2 ये तो वैसे भी इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो आप इस r का वैल्यू मीटर में कन्वर्ट कर दो ताकि आपको ऐसा यूनिट में आंसर मिल पाए, तो 4 × 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सी, b का वैल्यू क्या होगा आपका, b इज इक्वल टू μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 4π × 10⁻⁷। करंट का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे आपका 4π × r का वैल्यू आपको लेना है 4 × 10⁻²। चलो ये वाला काम हो गया, 4π गया, ब्रैकेट में sin θ1। नाउ sin θ1 मतलब क्या होता है, ऑपोजिट 3/हाइपोटेनस 5, तो ये 3/5 हो जाएगा, प्लस sin θ2 भी क्या हो जाएगा 3/5, ये भी 3/5 हो जाएगा। हालांकि ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, पर एक्चुअली में हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि मैंने आपका टेक्स्ट बुक जब देखा था तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था आपके एक्सरसाइज में पीछे, और उसका कोई थ्योरी आपको बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, समझे, फाइनाइट वायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से ना तो बोर्ड के क्वेश्चन में आना चाहिए ये, ना ही आपके सीईटी में आना चाहिए, मेरे हिसाब से जो उन्होंने बताया है कि हम सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगे, पर खैर अब वो डाल भी देंगे तो हम क्या कर लेंगे। तो b का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा बताओ, 5/4 कितना हो जाएगा बताओ, 5/4, 4 1 ज़ा 4, ये 1.5 का कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है 5/4 ही रहने दो, चलो बाद में देख लेंगे हम लोग। 5/4, 10⁻⁷, 10⁻², 10⁻⁵ हो जाएगा। नाउ 3/5 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6/5 हो जाएगा। दिस 5 and 5 will get cancelled, 6/4 मतलब 3.2, 3.2 मतलब 1/5, 1/5 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब यहाँ पे आपको गॉस के टर्म्स में दिया है, तो मैं आपको एक रिलेशन बता दूँ कि 10⁻⁻4 टेस्ला जो होता है वो 1 गॉस होता है, 1 गॉस मतलब 10⁻⁻4 टेस्ला। तो यहाँ से 10⁻⁻4 के लिए आप एक यहाँ पे, तो आपका जो b का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 0.15 हो जाएगा, × 10⁻⁴ टेस्ला,
और 0.15 10⁻⁴ टेस्ला को आप गॉस लिख सकते हो। तो 0.15 गॉस शुड बी योर आंसर। 0.15 गॉस आपका ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर था, ठीक है, चलेगा, बता दिया मैंने आपको, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन, अ करंट आई फ्लोज इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर ऑफ अ वायर विच सबटेंड्स एन एंगल π/9। तो ये सर्कुलर आर्क का क्वेश्चन जो एंगल π/9 बना रहा है। एट इट सेंटर द मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट द सेंटर। सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, सिंपल है। ये आर्क का क्वेश्चन है, सर्कुलर आर्क वाला क्वेश्चन है। सेंटर पे एंगल थीटा अगर बनाएगा तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है उसका फॉर्मूला होता है μ0I/4πr इंटू थीटा। अब यहाँ पे स्मॉल आर यूज किया है रेडियस के लिए, तो स्मॉल आर इंटू थीटा। μ0I/4πr, थीटा का वैल्यू क्या है, π/9 दिया हुआ है। ये थीटा आपको रेडियन में लेना रहता है, तो π/9 आ जाएगा सीधा मेरे हिसाब से। पाई गया तो ये 36 आ जाएगा। μ0I/36r, यही आपका आंसर आ जाएगा। μ0I/36r ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई हैज, ये गड़बड़ है, हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट m। तो सर्कुलर कॉइल है, करंट इसके अंदर आई जा रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आई मतलब स्मॉल आई ले लेते, चलो स्मॉल आई ले लो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, एन भी होता है इसके अंदर, NIA होता है, पर क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो हम सीधा I इंटू ए यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कि नाउ द वायर इज मोल्डेड इनटू अ स्क्वायर शेप। अब इसी वायर का हमने स्क्वायर शेप बना दिया, ओके, एंड इट कैरीज द सेम करंट विद द सेम करंट, ओके, आई। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर कॉइल विल बी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम m डैश ले लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट m डैश क्या हो जाएगा, अगेन करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इसका एरिया हम A1 ले लेते हैं, इसका एरिया A2 ले लेते हैं। अब एरिया का इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, एरिया अगर मान लो इसके एक साइड का लेंथ A है तो एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो जाएगा, IA²। अब सुनो, दिक्कत ये है कि इन्होंने m के टर्म्स में, पुराने m के टर्म्स में दे रखा है, m जो कि इसका सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो, m डैश और m, अच्छा ये एरिया किसका होगा बताओ, इसका एरिया क्या होगा सर्कल का, मान लो इसका रेडियस r है तो I इंटू πr² हो जाएगा इसका एरिया। तो ये आपका इक्वेशन 1, ये इसका इक्वेशन 2। दोनों के काम करो, पहले तो डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, ताकि हमको आगे क्या करना है पता चल जाएगा। तो m डैश अपॉन m जो आपका आएगा वो आएगा I इंटू A² अपॉन I इंटू πr²। I और I गया, दैट इज इक्वल टू A² अपॉन πr²। तो इसका साइड A और इसका साइड R के बीच में आपको रिलेशन ढूंढना है, बस आपको उतना ही काम है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, रिलेशन ढूंढ के आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो इसी सर्कल को स्क्वायर बनाया गया है, तो इस सर्कल का जो लेंथ होगा दैट इज सर्कमफ्रेंस 2πr, वो इसके टोटल लेंथ के इक्वल होगा, दैट इज 4a। 4a होगा ना, a प्लस a प्लस a प्लस a, बस आपको मिल गया रिलेशन r। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो π² r² इज इक्वल टू 4a²। तो आपको a² का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, या आप r² का वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो भी है, a² का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे π² r²/4, और उठा के इसको इक्वेशन 3 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 3। तो m डैश अपॉन m डैश मतलब स्क्वायर का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वही हमको ढूंढना है। a² अपॉन a² का वैल्यू क्या है आपका, π² r²/4, π² r²/4 डिवाइडेड बाय πr², πr²। तो r² गया है यहाँ से, पाई भी एक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब m डैश इज इक्वल टू m π/4, तो स्क्वायर का आपको m π/4 मिल जाएगा यहाँ पे, m π/4
m पाई बाई 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I फॉर अ सिंगल टर्न ऑफ अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज b। सिंगल टर्न, इसका टोटल जो भी रहेगा, इसका रेडियस मान लो कैपिटल R मान लेते हैं, बीच में इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू b है। द सेम वायर इज बेंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एंड, चलो ये b निकाल लेते हैं पहले, b का वैल्यू क्या होगा बताओ, म्यू नॉट I अपॉन 2r। अब इसी सेम सर्कुलर वायर को, द सेम वायर इज बेंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 2 टर्न्स, 2 टर्न्स, इसी को 2 टर्न बना दिया गया। तो अगर मान लो इसी का 2 टर्न बना दिया जाए तो रेडियस छोटा हो जाएगा, इस बार मान लेते हैं रेडियस आ रहा है। अब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम बी डैश ले लेते हैं, वही पूछा गया शायद, व्हेन द सेम करंट पासेस थ्रू इट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स। तो अब का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I, करंट तो सेम रहने वाला है, अपॉन 2 स्मॉल r। ये तो एक टर्न की वजह से हुआ, अब जब भी नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज़्यादा होता है आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर आपका बी डैश का वैल्यू क्या हो गया, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको मेरे हिसाब से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, ये बी डैश है, यही हमको ढूंढना है, और ये बी है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो बी डैश अपॉन बी आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट I अपॉन R डिवाइडेड बाय म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो ये गया, 2r ऊपर चला जाएगा, तो आपका बी डैश अपॉन बी विल बी इक्वल टू 2r अपॉन r। लेट दिस बी इक्वेशन 1। r और r में रिलेशन निकालना है, तो देखो इसका जो पूरा लेंथ है 2 पाई r, उसी लेंथ को 2 बार घुमा दिया गया और इसका लेंथ तैयार हो गया 2 पाई r विच इज इक्वल टू 2 पाई r, लेकिन ये 2 बार घुमाया है। इसका लेंथ 2 पाई r को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगा जो कि इसका लेंथ के इक्वल हो जाएगा, समझ गए। तो इसका 2 पाई r टोटल, उसी को 2 बार घुमाया है तो छोटा 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 पाई यहाँ से गया, r इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो बी डैश अपॉन बी विल बी इक्वल टू 2r, दैट इज 2 इंटू 2r अपॉन r, r और r गया, तो बी डैश अपॉन बी आपका 4 आ जाएगा और बी डैश इज इक्वल टू 4b आ जाएगा। तो 4b आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, परफेक्ट। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट, सॉरी, अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I हैज रेडियस r एंड n टर्न्स। अब देखो सर्कुलर कॉइल है, रेडियस r है, n टर्न्स है इसके अंदर। द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट अ डिस्टेंस 2√2r फ्रॉम द एक्सिस। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर से एक्सिस पे इतने डिस्टेंस पे 2√2r पे। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, b इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर। अब इन्होंने स्मॉल r लिखा है तो स्मॉल r ही लिखेंगे, r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। लेकिन इसको आपको क्या करना होगा बताओ, इसको आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होगा n से। क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स दे के रखा हुआ है, ये फॉर्मूला। अब आपको बस क्या करना है, x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू डाल देना है और जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलो शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2। अब बस ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रह गया। नाउ सी x क्या है, 2√2 r का स्क्वायर और रेज टू 3/2। अब मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ, बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, क्योंकि बार बार वो सब लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है। बस ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस वाले पार्ट को मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो r स्क्वायर प्लस 2√2 r का होल स्क्वायर और इसका पूरा आपका रेज टू 3/2। इसको क्या करोगे आप, देखो r स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4,
4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 2 8, यानी कि 8r स्क्वायर हो जाएगा। रेस टू 3/2 दैट इज इक्वल टू 9r स्क्वायर रेस टू 3/2। अब 9r स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओ? 3r का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 3r का होल स्क्वायर अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9r स्क्वायर हो जाएगा, ये 9r स्क्वायर, और फिर उसका पावर 3/2 है। इस पूरे का पावर आपका 3/2 ऐसा ही है ना। 9r स्क्वायर को मैंने अंदर वाले ब्रैकेट को 3r स्क्वायर लिख दिया, और उसके बाद फिर इसका पावर 3/2 है। अब पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3r का जो पावर होगा 2 उस मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 3r का क्यूब दैट इज इक्वल टू 9, सॉरी 3 3 9 3 27 r क्यूब। तो फाइनली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नीचे का, इसका वैल्यू 27 r क्यूब आ गया। ठीक है, तो इसको आप उठा के डाल दो इक्वेशन 1 में, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2। अब ये पूरा पार्ट इसको हमने सॉल्व करते करते क्या लाया? 27r क्यूब, 27r क्यूब आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका आर स्क्वायर आर जाएगा, तो म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 54r हो जाएगा। यही आपका आंसर है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 54r। यहाँ पे वैल्यूज़ गलत दिया हुआ था, मैंने चेक किया, उसे करेक्ट कर दिया, तो ये 54r यही आपका आंसर आएगा। आप देख लेना, अगर पीडीएफ में कुछ गलती होती है यहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन करेक्ट कर लेना। ठीक है, इसको देख देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, two long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2 in the same direction. They exert a force F on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 3d. The new value of the force. बहुत कुछ कर दिया भाई यहाँ पे। चलो देखो पहले क्या किया हुआ है। Two long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2. चलो ये है, I think इसके अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। चलो, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, करंट I1 इसके अंदर है, करंट I2 इसके अंदर है। अब सेम डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स जो होगा ये आपका क्या होगा? किसी एक फोर्स को पकड़ लो, मान लो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये अंदर की ओर फोर्स लगेगा और इसको इस साइड फोर्स लगेगा। तो हम किसी एक फोर्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे दे एक्सर्ट फोर्स F ऑन ईच अदर, नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड। हम एक काम करते हैं, इस पर फोकस करते हैं, मतलब ये वाला वायर जो होगा ये हमारा वायर है, इस पर फोकस करेंगे। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हम इस I2 की बात कर लेते हैं और इसी का डायरेक्शन हम बाद में चेंज करेंगे। इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? इस फोर्स का वैल्यू होता है म्यू नॉट I1 I2 L लेंथ अपॉन 2 पाई d। लेट्स से दिस फोर्स इज F, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब मान लेते हैं जो तुम्हारा I2 है ये वाला, इसको इस पर हम फोकस करते हैं, या फिर आप एक काम करो फोकस हटा दो अपना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी रखो तो चलेगा। अब ध्यान से देखना, इस फोर्स F अंदर की ओर, हम इसको F मान के चल रहे हैं, ये इतना फोर्स है आपका। अब इन्होंने किया क्या बताओ सेकेंड सिचुएशन में? नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स। अब इसमें क्या किया देखो, यहाँ पे ये करंट I1 ही रहने देते हैं, दूसरे करंट को 2 गुना बढ़ा दिया, 2I2 कर दिया, तो आपका दूसरा करंट जो है वो 2I2 कर दिया दूसरे वाले पार्ट में, एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। अब ये करंट ऊपर जा रहा था, इस करंट को नीचे कर दिया, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, डबल किया, डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज टू 3d। डिस्टेंस d का क्या कर दिया इन्होंने? 3d कर दिया। अब क्या है? द न्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। अब इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका क्या वैल्यू होगा? तो आप देखो, जैसे आप करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट करोगे तो अनलाइक करंट्स है ना, मतलब ऑपोजिट करंट्स है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो भाई अब इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा, मान लेते हो फोर्स अब F डैश हो गया है, और इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगा F डैश। तो हमने इसके ऊपर फोकस किया था, तो आप देखोगे तो इसके ऊपर जहाँ फोर्स लग रहा था पहले, अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नया फोर्स लग रहा है। ठीक है,
और इस पर भी देखोगे तब भी कोई बात नहीं, फोर्स यहाँ पे लग रहा था, अब इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, नया जो फोर्स आपका आ रहा है, नया फोर्स एफ डैश, उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है पुराने के कंपैरिजन में, तो आपके आंसर में क्योंकि माइनस भी देके रखा हुआ है, तो अगर मैं इस पर इसकी अगर मैं बात करूं, इस डायरेक्शन वाले फोर्स को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं एफ को, तो इस डायरेक्शन वाले फोर्स को मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा। या अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हो, तो इस डायरेक्शन वाले फोर्स एफ को आप पुराने वाले फोर्स को अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हो, तो ये फोर्स क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में है तो आप इसको नेगेटिव मानो। मतलब नया वाला फोर्स ऑब्वियसली बात है उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है पुराने के कंपैरिजन में, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस। अब फोर्स का वैल्यू यही सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई। अब देखो पहली बात तो ये I2 की जगह पे, क्योंकि अब करंट 2I2 हो चुका है, तो हम यहाँ पे 2I2 लिखेंगे, और जो बीच में डिस्टेंस d था वो 3d हो चुका है, तो हम यहाँ पे 3d लिख देंगे। एक तरीका ये है कि आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, एफ डैश अपॉन एफ निकाल लो, तो एफ डैश इज इक्वल टू आपको एफ के टर्म्स में मिल जाएगा। एक ये है कि इसी को रीअरेंज कर लो, तो रीअरेंज करोगे और उसमें एफ निकालने की कोशिश करो कहीं से। तो देखो आप एक काम कर सकते हो, ऊपर वाला 2 और नीचे वाले 3 को साइड में ले लो, माइनस ऊपर वाला 2 हटा दिया, नीचे वाला 3 हटा दिया, तो बचा क्या, म्यू नॉट I1 I2 L, I1 I2 L अपॉन 3 हटा दिया 2 पाई डी। अब देखो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, ये पुराना फोर्स मिल गया F, तो ये आपका आ गया -2/3 F। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि आपका डायरेक्शन उल्टा हो चुका है, इसलिए हमने साइन नेगेटिव लिया है, क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव यूज किया हुआ है इसलिए हमने ऐसा किया। तो -2/3 F आपका ऑप्शन ए है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। एक आइडियल सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड की अगर हम बात करें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और आई करंट है सॉरी अगर मान लो इसको किसी मीडियम में डाल दो आप, ये तो एयर में है, चलो मान लो किसी मीडियम में डाल दोगे तो म्यू नॉट की जगह पे म्यू आ जाएगा, म्यू इंटू एन इंटू आई, जहां पे म्यू को आप बोलोगे परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अगर एयर या वैक्यूम में है तो परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम या परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो परमिएबिलिटी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट, इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। तो परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम ए पे तो डिपेंड करता ही है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट यस इस पे भी डिपेंड करता है, रेडियस का कोई लेना देना नहीं है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस पे डिपेंड करता है, मतलब ए बी और डी पर डिपेंड कर रहा है। तो आपका ए बी और डी कहाँ दिख रहा है आपको, ए बी और डी ऑप्शन में नहीं है क्या, अच्छा ए बी एंड सी आपको देखो, ए और डी का जो ऑप्शन है वो सेम दिख रहा है आपको, गड़बड़ है, तो आपका ए बी और डी आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये डी होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो ए बी और डी, इसको ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, बी डजंट डिपेंड ऑन रेडियस, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रह गए अभी यहाँ पे, 1 2 3, चलो लास्ट 3 क्वेश्चन है आपका, विल डू इट। चलिए 48 या A thin ring of radius r meter has charge q coulomb uniformly separated on it। देखो एक रिंग है, इसके ऊपर टोटल चार्ज q स्प्रेड किया गया है हर तरफ से, ठीक है, टोटल चार्ज q स्प्रेड किया गया है हर तरफ से, इसका रेडियस r है। The ring rotates about its axis with a constant frequency f revolutions per second। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी है f, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आपको पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, घूम रहा है ना कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है मतलब ये
पीरियोडिक मोशन हो गया इसका। अगर एक पूरा चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में जो भी टाइम लगा रहा है वो टाइम पीरियड टी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन आपको पता है, F=1/t है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज, अब देखो अगर चार्ज सर्कल में घूमता है तो इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। चार्ज अगर सर्कल में घूम रहा है मतलब ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी तरह है। तो अगर आप बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2r सर्कुलर कॉइल के लिए, है ना। बस आपको ये है कि करंट का वैल्यू ढूंढना है। अब देखो करंट का वैल्यू आप कैसे ढूंढते हो, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। मान लो मैं एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इससे 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास होता है, दैट इज योर करंट। और आप देख लो कि चार्ज अपॉन टाइम, फॉर्मूला आपका क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जब ये पूरा एक बार घूम जाएगा तो इस लाइन से पूरा सर्कल पे जितना भी चार्ज है वो सब पास हो जाएगा। मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कुछ टाइम के बाद ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, फिर ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। जब ये पूरा एक चक्कर काट लेगा तो सारा का सारा क्यू चार्ज इस पर पड़ा हुआ है सब इससे निकल जाएगा। तो टोटल क्यू चार्ज को निकलने के लिए मुझे एक बात बताओ कितना टाइम लगता है? जितना टाइम इसको एक पूरा घूमने में लगेगा, और उसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टोटल चार्ज पास होने के लिए, क्यू पास होने के लिए टाइम पीरियड टी लगेगा। तो I=Q/T हो जाएगा। नाउ सी I=Q/T है। अब ये 1/T को आप क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। 1/T को फ्रीक्वेंसी लिख दो तो ये F×Q हो जाएगा। ठीक है, बस करंट का ये वैल्यू आप डाल दो इसमें इक्वेशन में, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन में, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो B=μ0 I का वैल्यू F×Q अपॉन 2R, μ0 F×Q अपॉन 2R। μ0 F×Q अपॉन 2R मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है, राइट? या चलिए, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का, यहाँ पे देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइडल सोलेनॉइड इज 0.2। ये टोरॉइडल सोलेनॉइड आपका कुछ ऐसे होता है, और इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दे के रखा हुआ है। मेरे हिसाब से बाद में चेंज किया गया, तो मैं इसको B1 लिख देता हूँ पहले मैग्नेटिक फील्ड को, 0.2 मिली टेस्ला। ठीक है, मान लो इसका रेडियस आपका R है। What is the magnetic field inside the toroid if the current through it is tripled? इसके अंदर का जो करंट है I2, मान लो करंट पहले अगर I1 है तो बाद में 3I1 हो गया, मतलब करंट को ट्रिपल कर दिया गया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया। तो I2 will be equal to 3 times I1. Magnetic field inside the toroid if the current through it is tripled and radius is made 1/3, और जो रेडियस है R2 वो 3 टाइम्स कम कर दिया गया है, रेडियस इज 1/3 कर दिया रेडियस, तो R2 विल बी इक्वल टू R1/3। तो अब नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमको ये पता करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड B2। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है टोरॉइड के अंदर वो होता है μ0 N×I, जहाँ पे आपका N का जो वैल्यू होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज अब ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है वो हमको देखना होगा। सी यहाँ पे अगर सपोज करो आपको इसका रेडियस बढ़ाना है टोरॉइड का, तो रेडियस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका रेडियस अगर लेंथ बढ़ाओगे आप, रेडियस अगर आप बढ़ाते भी हो तो आपको उस हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ाओगे तो वायर खींच जाएगा, ये जो आपका वायर है वो स्ट्रेच होता चला जाएगा, पर हम स्ट्रेचिंग करेंगे नहीं। इसीलिए जब आप रेडियस इंक्रीज करते हो तो साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाना पड़ता है, और ये आपका n का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है आपका वो फिक्स होगा। अब वैसे यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो उतना ही रख रहे हैं, सिर्फ उसको स्ट्रेच करके बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं। अगर वैसा करते, स्ट्रेच करके करते, तो शायद यहाँ पे वो बातें लिखी हुई होती। अगर नहीं लिखी है, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप क्लियर याद रखना कि रेडियस सिर्फ नहीं बढ़ाया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग नहीं करना है उसको। जैसा यहाँ पे टर्न्स है, यहाँ पे अगर आपको रेडियस बढ़ा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो आप सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपने क्या किया, ये सोलेनॉइड लिया
और इसी को घुमा दिया आपने, तो इसको घुमाया आपने तो क्या हुआ बताओ, इस तरह का आपके पास एक टोरॉइड बन गया। अब मुझे बड़ा रेडियस का टोरॉइड चाहिए, तो मान लो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस पूरे लेंथ में, राइट। और ये लेंथ आपका क्या होगा, ये पूरा 2πr है, तो यही 2πr यहाँ पे भी होगा ना, मतलब इसी पूरे लेंथ को 2πr को आपने मोड़ के ऐसा बना दिया। तो अगर ये पूरा लेंथ 2πr है तो इसी को सीधा कर दोगे तो ये हो जाएगा। अब अगर मान लो आपको क्या करना है, बड़ा रेडियस चाहिए, तो बड़ा रेडियस चाहिए तो आप क्या करोगे बताओ, अब आप ये बड़ा सोलेनॉइड लोगे, बड़े लेंथ का सोलेनॉइड लोगे, और फिर इसको घुमा के आप क्या करोगे, बड़ा सोलेनॉइड बनाओगे, ये बड़ा टोरॉइड बनाओगे यहाँ पे ऐसे। तो बड़ा बनाने के लिए आपको लेंथ बड़ा चाहिए था, तो आपने क्या किया, 2π यहाँ पे अगर मैं r1 लिखता हूँ और ये 2π r2 लिखता हूँ, तो ऑब्वियस बात है आपने r2 बढ़ा दिया, यहाँ पे रेडियस r2 आपने बढ़ा दिया, आपने बड़ा लेंथ लिया। अब आपने r1 से r2 बढ़ाया, रेडियस बढ़ाया, r1 से r2 बढ़ाया, तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रेट सोलेनॉइड था उसका लेंथ आपको बढ़ाना पड़ा। तो लेंथ बढ़ाने के साथ साथ आपने नंबर ऑफ टर्न्स भी तो बढ़ाया है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे है। अगर आप लेंथ नहीं बढ़ा, आप सिर्फ लेंथ बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ाओगे यहाँ पे टर्न्स, तो आपको इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, फिर तो ये स्ट्रेचिंग हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हम नहीं करेंगे, बल्कि इसी का बड़ा लेंथ लेंगे जिससे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाता है, तो r के साथ साथ आपका नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो आपका स्मॉल n है, ये रेशियो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल है कि अब आप, इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया था कि n आपका कांस्टेंट क्यों रहता है, तो n तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट पे डिपेंड करेगा। सो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बस करंट जितने टाइम्स करंट बढ़ाओगे उतने टाइम्स आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आप आगे आप सीधा लिख सकते हो B2/B1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो I2/I1 B2 हमें ढूंढना है, और पहले का मैग्नेटिक फील्ड 0.2 दे के रखा हुआ है, करंट I2 जो है वो 3 टाइम्स बढ़ाया गया है, 3I1 है, 3I1/I1, I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B2/0.2 इज इक्वल टू 3, तो B2 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, और दैट विल बी इक्वल टू 0.6 मिली टेस्ला में B1 को मेजर किया, तो B2 भी मिली टेस्ला में आ जाएगा, 0.6 मिली टेस्ला।